हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा कवर अप करने वाले हैं, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक। हमारा पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश में 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी वह गुलाम कौन था जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना? उसने गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक कब करवाया था? अपना राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब मिली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? लाहौर से, जो उसकी राजधानी भी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल था, जो सिर्फ 5 साल रहा था। किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? ताजुद्दीन एलदौज ने पंजाब के शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? परमार्दी देव। परमार्दी देव कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हो गया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो लाखों में दान देता था, इसलिए उन्हें लाख बख्श कहा जाता था। किसे कुरान कहा जाता था? किसे कुरान कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। पोलो या चौगान खेलते समय किससे सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन सा उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना था? आराम शाह बना था। आराम शाह एक लापरवाह विलासी प्रकार का आदमी था। उसके बाद आता है कौन शासक बनता है? उसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? 1229 में पहुंचा था। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्र, आभूषण, उपहार को सुल्तान उसके पुत्र अमीर आदि ने ग्रहण किया। यह क्या कथन है? किसका कथन है? इल्तुतमिश का कथन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की राजधानी किस स्थल को कहा जाता है? बगदाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बगदाद को कहा जाता है। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर का पद किसको मिला था? किसको मिला था? इल्तुतमिश को मिला था। इल्तुतमिश के विषय में कथन है। इल्तुतमिश के विषय में क्या कथन है? इल्तुतमिश ने अपनी प्रभुता की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनऊ द्वीप पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली सल्तनत में किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? इल्तुतमिश ने।
दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल के प्रारंभ होता है? राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा था। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपरा को आत्मसात किया, उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। अदाब उल सलातीन और मासिर उल उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिसे वह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण लिए लड़ाई था। यह कथन किस सुल्तान के विषय में? इल्तुतमिश के विषय में था। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? इल्तुतमिश से जुड़ा है। किससे जुड़ा था? इल्तुतमिश से जुड़ा था। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेख नहीं किया गया। इसे हजरत दिल्ली, राष्ट्रीय दिल्ली या शहर का कहा गया। यह सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे अपना अधिकारी नियुक्त किया था? रजिया को नियुक्त किया था। किसको किया था? रजिया को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? रजिया को नियुक्त किया था। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना था? आर त्रिपाठी ने माना था। किस सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसमें इसमें 40 गुलाम थे। इसे तुर्के चैलगानी भी कहा जाता था। इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था? इलबारी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। अपने राज्य और उनके ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? कौन सा इक्ता था? बदायूं का इक्ता था। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को गौरी ने दास्ता से कब मुक्त किया था? 1205 से 1206 ईस्वी में कोखरों के विरोध के समय इल्तुतमिश को गौरी ने मुक्त किया था। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? दिल्ली के तुर्क अमीरों सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया था। कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकांश समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? इल्तुतमिश। निजामुद्दीन जुनैद किसका वजीर था? इल्तुतमिश का वजीर था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठन की मांग की? जलालुद्दीन मंगबरनी। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आदमका सिंधु नदी तक पहुंच गया। वे कौन था? ख्वारिज्म के शाहपुत्र। किसका पीछा करते हुए चंगेज का सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस वर्ष सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? 1221 ईस्वी में। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल के समय किया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। किस दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? इल्तुतमिश के शासनकाल में।
इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा था। शाह तुर्कान। शाह तुर्कान कौन थी? रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। किस सुल्तान की माता विद्वानों परिजनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह थी। गुलाम वंश के सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था, किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? नासिरुद्दीन महमूद था। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया दिल्ली सल्तनत की शासक बनती है। रजिया पहली मुस्लिम शासक थी भारत की जो महिला शासक बनी थी, जिसका राज्यकाल 1236 से 40 तक रहा था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। सुल्ताना रजिया किसकी उत्तराधिकारी थी? इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी एवं उसकी पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? दास या गुलाम वंश से? कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया के किस राजवंश से संबंधित थे? ममलूक गुलाम दास राजवंश से। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? 1236 ईस्वी में। अमीर आजीब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर आखुर के पद पर। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक संप्रदाय विवाद किसके काल में हुआ था? रजिया के काल में हुआ था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उनकी हत्या हुई थी? कैथल नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई थी। रजिया की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मुइजुद्दीन बेगम शाह बैठा था। रजिया के पतन का क्या कारण था? उसका स्त्री होना उसके पतन का कारण था, क्योंकि उसके दरबार में उसके अमीरों को ये रास नहीं आ रहा था कि कोई महिला हमारे ऊपर शासन करे। किसी इतिहासकार ने रजिया की सफलता का कारण उसका स्त्री होना बताया था? मिनास उज सिराज ने बताया था। रजिया के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक बना था बलबन, जिसने अपनी सत्ता लंबे समय तक कायम रखी थी। बलबन का राज्यकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों से सर्वस्वत खो दिया था, कौन था? इमादुद्दीन रेहान। इमादुद्दीन रेहान था। इतिहासकार इतिहासकार मिनाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। दिल्ली के सुल्तान का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन अपने को किस वंश से मानता था? किस वंश से मानता था? आरा साफी अफरासियाबा का नाम से जानता था। बलबन किस वंश का शासक था? ममलूक वंश का शासक था। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलबारी तुर्क के संप्रदाय में हुआ था। वे ममलूक सुल्तान कौन था जो राजदों के देवी सिद्धांत को पछाड़ था? बलबन था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? किसने किया था? बलबन ने किया था।
अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। कौन सा सुल्तान स्वयं को नायब खुदाई कहता था? बलबन कहता था। बलबन की सार्वभौमिकता राज की नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? बन्नी की तारीखें फिरोजशाही। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? ये भी बलबन ने कहा था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। किस सुल्तान ने तुर्कान चिलगानी का दमन किया था? तुर्कान चिलगानी का दमन किया था बलबन ने। तुर्कान चिलगानी 40 दलों का संगठन था, जिसमें जो इल्तुतमिश के समय बनाया गया था। बलबन के विषय में सही कथन है क्या है? उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन कर दिया था। उसने अपने राज्य के मंगोलों से सुरक्षित किया था। उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया था। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया था। सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। वो उत्तरी पश्चिमी सीमा का मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बलबन के राजस्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है। बलबन ने राजस्व सिद्धांत को परिभाषित किया था। वे ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। बलबन के राजस्व सिद्धांत का रक्त एवं लोहे की नीति को पर आधारित थी। रक्त और लोहे की नीति पर आधारित थी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था? बलबन ने। वह इलबारी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिद्धा पौबोस नौरोज प्रारंभ किए थे? बलबन ने किए थे। सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर के प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खिंचना शुरू हो जाती है। यह कथन किस सुल्तान का था? यह बलबन का था। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? खेकुसराव को नियुक्त किया था। बंगाल विजय हेतु बलबन अपने साथ किस पुत्र